हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। ओमिक्रॉन ने बढ़ाई चिंता, 4 राज्यों में 24 घंटे के अंदर नए वेरिएंट के 64 केस मिले। देश में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 325 मामले आ गए सामने। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में एक बार फिर बढ़ोतरी हो रही है। नए ओमिक्रॉन वेरिएंट ने चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। गुरुवार को 4 राज्यों में ओमिक्रॉन के 64 नए मामले सामने आए। इनमें से तमिलनाडु में 33, तेलंगाना में 14, कर्नाटक में 12 और केरल में 5 मामले सामने आए। इसके बाद देश भर में नए वेरिएंट से संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या 325 हो गई है। दोस्तों ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 65 मामले महाराष्ट्र में सामने आ चुके हैं। 64 मामलों के साथ दिल्ली दूसरे और 38 केस के साथ तेलंगाना तीसरे नंबर पर है। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री एम सुब्रमण्यम ने बताया कि नए ओमिक्रॉन मरीजों में से 26 चेन्नई, 1 सलेम, 4 मदुरै और 2 तिरुवंतमलाई में मिले हैं। संक्रमितों के संपर्क में आने वाले लोगों को ट्रेस किया जा रहा है। कुछ लोगों की जीनोम सीक्वेंसी के नतीजे आने बाकी है। रिजल्ट आने के बाद संख्या बढ़ भी सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पंजाब के लुधियाना कोर्ट में हुआ धमाका। सीएम चन्नी बोले बम लगाते वक्त हुआ धमाका, खुद शिकार हो गया आरोपी। जी हां दोस्तों, पंजाब के लुधियाना कोर्ट में जो बम धमाका हुआ उसमें एक की मौत हो गई है जबकि 5 लोग जख्मी हुए हैं। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा है कि मारा गया शख्स खुद ही बम को ऑपरेट कर रहा था और इसी दौरान धमाका हुआ। इस बीच शुरुआती तौर पर एजेंसियों और पुलिस को साजिश का अंदेशा है। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक पुलिस को शक है कि यह आईईडी ब्लास्ट हो सकता है। शुरुआती तौर पर यह कहा जा रहा है कि धमाके में जिस शव के चिथड़े उड़े वह ही संदिग्ध हो सकता है। शक है कि वॉशरूम में जब बम को असेंबल करने की कोशिश हुई होगी तब वह फट गया होगा। आगे की जांच फोरेंसिक की जांच करेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने भी कोर्ट में धमाके को साजिश करार दिया। चन्नी बोले, मैं मौके का जायजा लेने के लिए लुधियाना जा रहा हूं। जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा है कुछ देश विरोधी ताकतों द्वारा ऐसी घिनौनी हरकतें की जा रही है। इसे लेकर सरकार सचेत है। लोगों को भी सचेत रहना चाहिए। बेअदबी की कोशिश की गई, सफल नहीं हुई, अब ब्लास्ट किया गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ब्रिटेन में कोरोना से हाहाकार, 24 घंटे में 1 लाख से ज्यादा संक्रमित केस आए सामने। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन में बीते 24 घंटों के दौरान 1,06,122 संक्रमित केस मिलने से हाहाकार मच गया। न्यूज एजेंसी एएफपी के अनुसार ऐसा पहली बार हुआ है कि आंकड़ा 1 लाख से अधिक हो गया हो। यहां कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का संक्रमण काफी तेजी से देखा जा रहा है। कोरोना महामारी शुरू होने के बाद से यहां 1,47,573 मौतें हो चुकी है जबकि 1 करोड़ से अधिक मामले पॉजिटिव मिल चुके हैं। यूरोप में ब्रिटेन वायरस के कारण सर्वाधिक प्रभावित देशों में से एक है। यहां सरकार ने जनता से वैक्सीन का तीसरा डोज लेने की अपील जारी की है। यूके की स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी ने शनिवार को 90,418 मामलों और शुक्रवार को 93,045 केस मिलने की पुष्टि की थी। ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री डोमिनिक रॉब ने सोमवार को टाइम्स रेडियो से बातचीत करते हुए बताया कि अब तक 12 लोग इस नए वेरिएंट की वजह से मारे जा चुके हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से मांगी रिपोर्ट, राज्य में अलर्ट जारी। जी हां दोस्तों, पंजाब के लुधियाना में बृहस्पतिवार को जिला अदालत परिसर में हुए विस्फोट में 1 की मौत हो गई और 4 लोग घायल हुए। पुलिस ने बताया कि अदालत परिसर की दूसरी मंजिल पर बने शौचालय में विस्फोट हुआ। उस समय जिला अदालत की कार्यवाही चल रही थी। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि परिसर की एक दीवार क्षतिग्रस्त हो गई और परिसर में खड़े कुछ वाहनों को भी नुकसान पहुंचा। सूत्रों के मुताबिक ब्लास्ट के मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने विस्फोट की निंदा करते हुए कहा कि वह स्थिति का जायजा लेने लुधियाना जाएंगे। चन्नी ने चंडीगढ़ में पत्रकारों से कहा कि लुधियाना में विस्फोट हुआ है, मैं सीधे लुधियाना ही जा रहा हूं। वहीं दोस्तों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कुछ लोग पंजाब में शांति भंग करना चाहते हैं। केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा कि पहले बेअदबी अब विस्फोट, कुछ लोग पंजाब की शांति भंग करना चाहते हैं। पंजाब के 3 करोड़ लोग उनकी साजिशों को सफल नहीं होने देंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
सिख समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने का मामला, थाने पहुंची कंगना रनौत। जी हां दोस्तों, सिख समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत मुंबई स्थित खार पुलिस स्टेशन पहुंची। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस मामले में मुंबई पुलिस ने उनके खिलाफ धारा 295A के तहत केस दर्ज किया था। कंगना को अपना बयान दर्ज कराने के लिए बुधवार को पुलिस स्टेशन पहुंचना था, लेकिन अभिनेत्री अपना बयान दर्ज करवाने नहीं आई थी और पुलिस से छूट की मांग करते हुए नई तारीख मांगी थी, लेकिन पुलिस ने उनकी अपील का कोई जवाब नहीं दिया था, जिसके बाद वो खुद थाने पहुंची और उनके बयान रिकॉर्ड हो रहे हैं। दरअसल दोस्तों, कंगना ने अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट में किसानों के आंदोलन को कथित रूप से एक अलगाववादी समूह से जोड़ते हुए सिख समुदाय पर अपनी टिप्पणी की थी। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के मुद्दे पर सोशल मीडिया पर उनकी आपत्तिजनक टिप्पणी लिखने के चलते देश भर में इसका कड़ा विरोध हुआ था। इसी बात को लेकर कंगना रनौत के खिलाफ मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कर्नाटक विधानसभा ने हंगामे के बीच धर्म परिवर्तन विरोधी विधेयक को दे दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा ने गुरुवार को हंगामे के बीच धर्म परिवर्तन विरोधी विधेयक कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है। दोस्तों विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली सरकार ने विपक्षी कांग्रेस को बैकफुट पर ले लिया। मुंबई सरकार ने दावा किया कि सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए कांग्रेस की ओर से इस कानून की ओर बढ़ने की शुरुआत हुई थी। सत्तारूढ़ खेमे ने सदन के समक्ष अपने दावे का समर्थन करने के लिए दस्तावेज भी रखे। हालांकि विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने शुरू में आरोपों का खंडन किया, बाद में उन्होंने स्पीकर के कार्यालय में रिकॉर्ड देखे, जिसके बाद उन्होंने स्वीकार किया कि मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने इस संबंध में केवल एक मसौदा विधेयक को कैबिनेट के समक्ष रखने के लिए कहा था, उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया था। वैसे दोस्तों इन सब के बाद यह विधेयक पास कर दिया गया, यानी कि कर्नाटक में अब धर्म परिवर्तन संबंधी कानून बन गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कड़ाके की ठंड के बीच मुसीबत और ज्यादा बढ़ी, कई राज्यों में हो सकती है बारिश, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने जारी कर दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, जाने मौसम संबंधी यह जानकारी। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है मौसम संबंधी यह जानकारी। दरअसल दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में आ गया है और शीतलहर का प्रकोप जारी है। इसी बीच दिल्ली एनसीआर में रहने वालों की मुसीबत और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने क्रिसमस के बाद दिल्ली में 27 और 28 दिसंबर को हल्की बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी में आज तापमान में मामूली वृद्धि हुई और सुबह 5:30 बजे तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं दोस्तों दिल्ली के अलावा राजस्थान में न्यूनतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी से लोगों को राहत मिली और फतेहपुर में सबसे कम तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटे में रात का न्यूनतम तापमान करौली में 3, चूरू में 3.5, सीकर में 4.7, अलवर में 5, चित्तौड़गढ़ में 5, सांगरिया में 5, अलवर व भीलवाड़ा में 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजधानी जयपुर की बात की जाए तो वहां पर 8.1 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हरियाणा ने घटाई शराब पीने की उम्र, फैसले के पीछे बताई यह वजह। जी हां दोस्तों, दिल्ली के बाद अब हरियाणा सरकार ने भी शराब पीने व खरीदने की उम्र में बड़ा बदलाव किया है। सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अब राज्य में 21 साल के युवा भी शराब खरीद व पी सकेंगे। हरियाणा विधानसभा ने बुधवार को हरियाणा आबकारी विधेयक 2021 को पारित कर दिया। इस विधेयक के मुताबिक प्रदेश में अब शराब खरीदने और पीने की वैध न्यूनतम उम्र 21 साल हो गई है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इससे पहले प्रदेश में 25 साल से कम उम्र का कोई व्यक्ति न तो शराब खरीद सकता था और न ही बेच सकता था। विधानसभा पटल में इस विधेयक को लेकर सीएम मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने अपनी बात रखी। इस विधेयक में कहा गया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने भी हाल ही में आयु सीमा को घटाकर 21 साल कर दिया है। वहीं आज के दौर की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में उस समय से काफी ज्यादा बदलाव आया है, जब उपरोक्त प्रावधानों को आबकारी अधिनियम में शामिल किया गया था। आज के लोग अब अधिक शिक्षित हैं, ऐसे में
युवा वर्ग भी जिम्मेदार तरीके से शराब का सेवन करने के मामले में सही फैसले ले सकता है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, 25 साल से 21 साल शराब पीने और खरीदने की उम्र करना सही फैसला है सरकार का या गलत? वैसे आपके जानने वाले लोग कितने साल की उम्र में शराब पीना शुरू कर देते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, ओमिक्रॉन क्रिसमस न्यू ईयर के बीच फेस्टिवल वीक से पहले इन राज्यों ने लगा दिए प्रतिबंध। देखिए कौन कौन से राज्य हैं शामिल। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और अब देश भर में इसके मामले 350 को भी पार कर गए हैं। दोस्तों, ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर संक्रमण को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। केंद्र ने ओमिक्रॉन को डेल्टा वेरिएंट से 3 गुना ज्यादा संक्रामक बताया है और कोविड के लिए राज्य सरकारों द्वारा तैयार किए गए वार रूम को एक्टिव करने की सलाह दी है। केंद्र ने कहा है कि टेस्टिंग और निगरानी बढ़ाने के अलावा रात में कर्फ्यू लगाने, बड़ी सभाओं पर रोक लगाने, शादियों और अंतिम संस्कारों में लोगों की संख्या को सीमित करने जैसे कदम उठाए जाएं। दोस्तों, जिन राज्यों में इन चीजों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं उनमें दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक शामिल हैं। इसके अलावा गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश ने भी कुछ चीजों में अभी से ही सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। जैसे कि दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश ने 31 दिसंबर तक सीआरपीसी के तहत धारा 144 लागू कर दी है, यानी कि उत्तर प्रदेश में 4 या 4 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, बढ़ने जा रहा है आपकी जेब का बोझ। 1 जनवरी से बढ़ जाएंगी कई सारी चीजों की कीमतें। जी हां दोस्तों, भारत में अगले साल की शुरुआत होते ही यानी कि 1 जनवरी 2022 से ही सभी की जेब पर बोझ बढ़ने वाला है। आम आदमी को अगले साल यानी कि 1 जनवरी 2022 से कई चीजों पर टैक्स बढ़ने का दबाव झेलना पड़ेगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, नया साल आपके लिए खुशियां तो ला रहा है, लेकिन महंगाई आपको थोड़ा ज्यादा परेशान करने वाली है। कपड़े व जूते चप्पल खरीदने से लेकर ऑनलाइन खाना मंगवाना काफी महंगा होने वाला है। दरअसल दोस्तों, 1 जनवरी से रेडीमेड गारमेंट्स पर जीएसटी की दर 5% से बढ़ाकर 12% हो जाएगी। इससे रेडीमेड गारमेंट्स की कीमतें बढ़ेगी। कपड़ा व्यापारियों का कहना है कि जीएसटी में इजाफा होने से रिटेल कारोबार बुरी तरह से प्रभावित होगा। रेडीमेड के व्यापार से जुड़ी व्यापारी जीएसटी में इजाफा किए जाने का विरोध कर रहे हैं। हालांकि सरकार अपने फैसले से पीछे हटने के मूड में नहीं है। ऐसे में नए साल से रेडीमेड गारमेंट्स खरीदने के लिए ग्राहकों को अधिक पैसे चुकाने पड़ जाएंगे। इस टैक्स स्लैब में नया बदलाव 1 जनवरी 2022 से होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, जूते खरीदना भी महंगा हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जूते चप्पल पर पहले 5% जीएसटी लिया जाता था, वह अब 18% हो गया है। इसके अलावा दोस्तों, फूड कंपनियां, ऑनलाइन फूड कंपनियों पर भी 5% जीएसटी लगने वाला है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, म्यांमार के रास्ते भारत विरोधी साजिश रच रहा है चीन। खुफिया एजेंसियों ने इस तरह डिकोड की साजिश। जी हां दोस्तों, म्यांमार में इस साल की शुरुआत में सैन्य तख्तापलट के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को जिस बात का डर था वो अब सच में बदलता दिखाई दे रहा है। दरअसल दोस्तों, भारत म्यांमार की सीमा पर बड़ी तादाद में आतंकवादियों को लगातार देखा जा रहा है। वहीं उनके टेरर कैंपों की गतिविधियां भी अचानक से तेज हो गई है। ये सभी कैंप 2019 में भारत और म्यांमार की सेनाओं के संयुक्त अभियान के बाद खाली हो गए थे और वहां पर आतंकवादी गतिविधियां रुक गई थी। यहां सेना के कब्जे के बाद बीते कुछ महीनों में ये कैंप दोबारा सक्रिय हुए हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक म्यांमार के चीन स्टेट में आतंकवादी संगठन पीएलए और आरपीएफ की हरकतें बढ़ गई है। इनकी तादाद करीब 18 से 20 बताई जा रही है और सीमा से सटे सेनम से लेकर सियालमी तक इनकी मौजूदगी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, बिग बॉस फेम उर्फी जावेद मुस्लिम से शादी नहीं करेगी। कहा, मुसलमान औरतों को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, इसलिए मेरा इस्लाम पर से विश्वास ही नहीं रहा। जी हां दोस्तों, बिग बॉस ओटीटी से सुर्खियों में आई उर्फी जावेद ने शादी को लेकर अपनी विचार मीडिया से शेयर किए। जन्म से मुस्लिम उर्फी का कहना है कि वो किसी भी मुस्लिम से शादी नहीं करेगी। उन्होंने अपने फैसले की पीछे की वजह भी बताई। उर्फी ने एक इंटरव्यू में कहा कि मुस्लिम मर्द अपनी औरतों को हमेशा कंट्रोल में रखना चाहते हैं, इस वजह से वे इस्लाम में यकीन नहीं करती। उन्होंने कहा कि मुझे कंट्रोल करने वाले ज्यादातर लोग मुस्लिम ही होते हैं। ज्यादातर नफरत भरे कमेंट भी उन्हीं के होते हैं। उन्हें लगता है कि मैं इस्लाम की छवि
खराब कर रही हूँ। वे मुझसे नफरत करते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि वे किसी धर्म को फॉलो नहीं करती है। उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि वे किससे प्यार करती है या भविष्य में शादी करेगी। उर्फी का मानना है कि धर्म को थोपा नहीं जाना चाहिए, सभी को किसी भी धर्म का पालन करने की आज़ादी होनी चाहिए। उर्फी ने बताया कि मेरे पिता बहुत ही छोटी सोच रखने वाले थे। जब मैं 17 साल की थी तब उन्होंने मुझे, मेरे भाई बहनों और माँ को छोड़ दिया। मेरी माँ बहुत धार्मिक थी लेकिन उन्होंने हम पर कभी धर्म नहीं थोपा। मेरे भाई बहन इस्लाम को मानते हैं लेकिन मैं नहीं। उन्होंने मुझ पर कभी दबाव नहीं डाला। आप कभी भी अपनी पत्नी और बच्चों को धर्म अपनाने का दबाव नहीं डाल सकते। यह दिल से आना चाहिए, वरना न तो आप खुश होंगे और ना ही अल्लाह। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नोएडा में सांस लेना हुआ भारी। पूरे एनसीआर में सबसे ज्यादा प्रदूषित जगह है। दिल्ली गाजियाबाद का भी है बुरा हाल। जी हां दोस्तों, दिल्ली एनसीआर की आबोहवा में एक बार फिर से जहर घुलने लगा है। धुंध और खराब प्रदूषण मिलकर आमजन को परेशान कर रहे हैं। लोग अपने रूटीन शेड्यूल को पूरा करने में परेशानी का सामना कर रहे हैं क्योंकि विजिबिलिटी कम हो गई है। साथ ही सेहत को भी नुकसान पहुंच रहा है। वायु की गुणवत्ता एक बार फिर से बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिल्ली एनसीआर के सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में नोएडा सबसे ऊपर है। नोएडा का AQI 425 दर्ज किया गया, वहीं दिल्ली का AQI 410 दर्ज किया गया। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा का AQI 408 और गाजियाबाद का AQI 400 दर्ज किया गया है। दिन में शहर धुंध की सफेद चादर से ढका हुआ है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह सारे AQI बेहद से बेहद ज्यादा चिंताजनक श्रेणी के माने जाते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। सोना हुआ महंगा, चांदी भी हुई महंगी। जान लीजिए क्या है आज के ताज़ा दाम। जी हां दोस्तों, भारतीय सराफा बाजार में सोने चांदी के भाव में तेजी देखने को मिली है। हालांकि इसके बाद भी सोने के दाम 47,000 रुपए के ऊपर बरकरार रहे। वहीं दोस्तों चांदी की कीमतों में आज उछाल दर्ज किया गया। दिल्ली सराफा बाजार में आज सोने के दाम में महज 140 रुपए की तेजी दिखी, जबकि चांदी के दाम में 290 रुपए की तेजी आई। सोने की बात की जाए तो सोना 99.9% वाला 140 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी के बाद 47,268 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। जबकि दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी की कीमत 290 रुपए बढ़कर 61,099 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तालिबान ने दोस्त पाकिस्तान को इस बात के लिए दिखाई आंख, सीमा पर चली गोलियां। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से पाकिस्तान लगातार उसका समर्थन करता रहा है। पाकिस्तान ने कई दफा तालिबान की मदद भी की, मगर अब दोनों की दोस्ती में दरार पड़ चुकी है। दरअसल दोस्तों तालिबानी लड़ाकों ने पाकिस्तान की सेना को दोनों देशों के बीच की सीमा पर बाड़ा बनाने से रोक दिया। इसे लेकर तालिबानी लड़ाकों और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच गोलीबारी भी हुई। समाचार एजेंसी राइटर्स ने अपनी एक रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी। दोनों देशों के बीच ये सीमा विवाद तब सामने आया जब दुनिया भर के इस्लामिक देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष अफगानिस्तान संकट पर चर्चा के लिए इस्लामाबाद पहुंचे हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सरकार के विरोध के बावजूद 2600 किलोमीटर की सीमा के अधिकांश हिस्से पर घेराबंदी कर ली है। जिस क्षेत्र में पाकिस्तान ने घेराबंदी की है वहां पहले भी ब्रिटिश काल के सीमांकन को भी चुनौती दी गई थी। यह घेराबंदी परिवारों और जनजातियों को दोनों तरफ विभाजित करती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, स्टॉक मार्केट 384 पॉइंट्स की तेजी के साथ सेंसेक्स 57,315 पर बंद। पावर ग्रिड 3.60% चढ़ा। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार लगातार तीसरे दिन बढ़त पर रहा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE का सेंसेक्स 384 पॉइंट्स की तेजी के साथ 57,315 पर और निफ्टी 101 पॉइंट की बढ़त के साथ 17,056 पर बंद हुआ। दोस्तों सेंसेक्स आज 321 पॉइंट्स की तेजी के साथ 57,251 पर खुला था। इसने दिन में 57,490 का ऊपरी स्तर और 57,146 का निचली स्तर बनाया। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 9 स्टॉक गिरावट में रहे। इसके प्रमुख बढ़ने वाले शेयर्स में NTPC, पावर ग्रिड, टाइटन, इन्फोसिस, इंडस बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा और बजाज फाइनेंस है। दोस्तों BSE का मिड कैप इंडेक्स भी 0.73% की तेजी के साथ बंद हुआ। लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 261 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की दहशत, मध्य प्रदेश में लगा नाइट कर्फ्यू, शिवराज सिंह बोले जरूरत पड़ी तो और सख्ती करेंगे। जी हां दोस्तों, देश भर में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए मध्य प्रदेश की शिवराज चौहान सरकार ने राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया। ओमिक्रॉन की संभावित लहर को देखते हुए एमपी नाइट कर्फ्यू लगाने वाला देश का पहला राज्य है। एमपी में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। दोस्तों, खास बात यह है कि मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन का अभी तक एक भी केस सामने नहीं आया है। इसके बावजूद मध्य प्रदेश ऐसा कदम उठाने वाला पहला राज्य है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि संभावना है कि जल्दी एमपी में ओमिक्रॉन के मामले सामने आ सकते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम रात का कर्फ्यू लागू कर रहे हैं। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जरूरत पड़ने पर और भी उपाय लागू किए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, जयपुर के सबसे बड़े मॉल में उतरवाए महिला के कपड़े, शोरूम मालिक के खिलाफ हुआ केस दर्ज। जी हां दोस्तों, जयपुर के सबसे बड़े मॉल वर्ल्ड ट्रेड पार्क मॉल के एक शोरूम में कपड़े चोरी के आरोप में एक महिला के जबरन कपड़े उतारे जाने का मामला सामने आया है। अब महिला ने शोरूम मालिक और कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई। थाने में दर्ज शिकायत के अनुसार पीड़ित महिला 20 दिसंबर की शाम 7:45 पर मॉल के एक शोरूम में शॉपिंग करने गई थी। महिला कुछ ड्रेस को ट्राई करने के लिए शोरूम के चेंजिंग रूम में गई। साइज सही नहीं होने पर पीड़ित महिला ने सेल्समैन से अपने साइज के कपड़े मंगवाए। ट्रायल रूम में ड्रेस ट्राई करने के बाद महिला अपनी पसंद की ड्रेस लेकर बाहर आ गई और बिलिंग के लिए कैश काउंटर पर गई। उस वक्त सेल्समैन ने महिला पर आरोप लगाया कि ट्रायल के लिए लिए गए कपड़ों में एक पीस कम है। महिला ने शोरूम कर्मचारी को अपना बैग दिखाया और सामान भी चेक करवाया। जब पीड़िता के बैग में कुछ नहीं मिला तो सेल्समैन ने शोरूम के अन्य स्टाफ और गार्ड्स को बुला लिया। महिला ने शोरूम मैनेजर को पूरी बात बताई, लेकिन उसने एक नहीं सुनी और महिला गार्ड को बुलाकर कपड़े उतरवाकर तलाशी लेने को कहा गया। महिला गार्ड सबके सामने महिला को चेंजिंग रूम में ले गई और शोरूम मालिक और मैनेजर के कहने पर पीड़िता के सारे कपड़े उतरवाकर तलाशी ली। चेकिंग में कुछ नहीं मिला। इस दौरान पीड़ित महिला अपने अपमान पर रोती रही, मगर किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। बाद में पीड़ित महिला एडिशनल कमिश्नर से मिली और एडिशनल कमिश्नर के निर्देश पर शोरूम मालिक और कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। महिला के परिजनों ने जवाहर सर्किल थाने में यह केस दर्ज कराया। महिला की शिकायत पर अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों, अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में स्त्री और पुरुष का लिंगानुपात कितना है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत में कि स्त्री और पुरुष का सेक्स रेशो कितना है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।